जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहली वीडियो जहां खत्म किए थे उसके आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम समीकरण को हल करने की विधियों से पहले एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आइए हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि जब कोई एक चर हो और एक समीकरण हो। एक चर है x हमारा और एक ही समीकरण है, तो x के एक मान आते हैं। x के क्या मान आएंगे? एक, कोई एक मान आएगा। जब एक समीकरण हो और दो चर हों, ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि x और y के अनेक हल थे। कितने भैया? अनेक हल थे। अनेक हल थे। x और y के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन थे, बहुत सारे हल थे। x और y का कुछ भी मतलब कुछ तो नहीं, लेकिन कई सारे मान आ जाएंगे। ठीक है, तो जब एक हल था, एक समीकरण था, एक चर था, एक हल था, एक समीकरण दो चर था, तो अनेक हल थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दो चर हों लेकिन दो समीकरण हो, जैसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से था, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 10, 4x प्लस 6y बराबर 20। इस तरह का जब समीकरण रहता है जिसमें दो चर हो रहते हैं, x और y, x और y, दो चर रहते हैं, दो समीकरण रहते हैं। जो हमारा जो चैप्टर है जो वही कह रहा है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, घात एक है तो उसको रैखिक बोलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, दो। तो जब इस तरह की कंडीशन रहती है, दो चर रहते हैं, दो समीकरण रहते हैं, ऐसी कंडीशन में x और y का जो मान निकलने की जो शर्त होती है वो तीन होती है। x और y के तीन सोल्यूशन निकलते हैं। कैसे? तीन सोल्यूशन नहीं, मतलब कि तीन कंडीशन आती है हमारे सामने। पहली कंडीशन क्या थी भैया? पहली कंडीशन थी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब x और y का कोई मान आएगा ही नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि x और y का कोई भी मान नहीं निकलेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि x और y का सिर्फ एक मान निकले, जिसको हम अद्वितीय हल बोलते थे। अद्वितीय हल मतलब क्या? x और y का सिर्फ एक मान निकलेगा। x और y का सिर्फ एक हल निकलेगा। क्या भैया? एक हल निकलेगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। अद्वितीय मतलब मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, मतलब जिसके जैसा दूसरा नहीं, मतलब अकेला। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल। तीसरी कंडीशन क्या थी भैया? तीसरी कंडीशन थी कि अनेक हल, अनंत हल, अनंत हल, अनेक हल, मतलब x और y के कई सारे वैल्यू आ जाएं, जैसे इसमें आए थे। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना भी यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हल करने की, इनको जो हल करने पर x और y का जो मान आएगा उसकी तीन कंडीशन थी। x और y का कोई मान निकले ना निकले, और x y का एक एक मान निकले, और x और y के अनंत मान निकले। तो अभी हम लोग विधियों को हल करने की विधियों को पढ़ने से पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो तीन शर्त हैं, इनको हम इन समीकरण के गुणांकों से कैसे पहचानेंगे। इन समीकरणों के जो समीकरण हमारे पास दिए हैं, इनके जो गुणांक हैं, उनकी सहायता से हम ये कैसे जानेंगे कि उस समीकरण का, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई अद्वितीय हल है या अनेक हल है। तो अभी हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं कि गुणांकों को देखकर हम कैसे बताएंगे कि उसके एक हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या थी? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका यह मतलब है कि इस समीकरण को देखकर
हम ये कैसे बताएंगे कि इस समीकरण में x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। जैसे दो समीकरण दिए होंगे, अब हमें ये नहीं पता ना कि इसके x और y के मान कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक निकलेगा कि अनेक निकलेगा। हम गुणांकों से कैसे बताएंगे कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिए, कोई हल नहीं होने की जो कंडीशन होती है वो होती है क्या भैया, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2, ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टे c2 को। अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर a1 और a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर तो हो, लेकिन c1 बटे c2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में उस समीकरण के चर, जो चर होते हैं एक्स वाई का कोई मान नहीं निकलता है, मतलब समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है। कल हमने हल के बारे में चर्चा किया था कि समीकरण का हल पूछेगा तो इसका क्या मतलब निकलेगा, समीकरण का हल पूछेगा तो इसका मतलब निकलेगा उस समीकरण में प्रयुक्त चर का मान। ठीक है, तो अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि एक्स और वाई का कोई मान नहीं निकलेगा, ये पहली शर्त है। इस तरह से हम देख लेंगे। दूसरा क्या था कि समीकरण का एक हल, अद्वितीय हल क्या था भैया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का क्या होता है भैया, अद्वितीय हल हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है, हम गुणांकों से कैसे निकालेंगे, a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। जब x के गुणांक a1 बटे a2, x के गुणांक का अनुपात मतलब a1 बटे a2, y के गुणांक b1 बटे b2, मतलब y के गुणांक के अनुपात b1 बटे b2 के बराबर अगर नहीं आएगा, मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ऐसी कंडीशन में उसके अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे भैया, अद्वितीय हल होंगे। देखिएगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसके बाद हम c1 की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम देख लेंगे क्या a1 और a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। अगर हमें मिल गया बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि अद्वितीय हल है, हम सी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, अनंत हल। तीसरी क्या है, अनंत हल। अनंत हल के लिए कैसे कैसे क्या नाम निकलेगा, गुणांक से हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये बराबर होगा c1 बटे c2। ऐसी कंडीशन अगर आती है, ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि उस समीकरण के x और y के अनंत मान होंगे। इसका मतलब है कि उस समीकरण के अनंत हल होंगे। a1 बटे a2 बराबर आ जाएगा b1 बटे b2 बराबर आ जाएगा c1 बटे c2। अगर ये तीनों अनुपात अगर बराबर आ जा रहे हैं तब हम कहेंगे कि उस समीकरण के अनंत हल होंगे। जैसे देखिएगा, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। इस समीकरण को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। यह है 2x प्लस 3y बराबर 10, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। एक ये समीकरण, ये दो समीकरण दिए हैं, एक और लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 11। ठीक है, फिर 4x प्लस 10y इक्वल टू 22। ठीक है, ये दो समीकरण है। एक और लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, 6x प्लस 8y इक्वल टू -5। ध्यान से देखिएगा, हम इन तीनों जो पेयर दे रहे हैं, दिए हैं, इनको हम हल करके ये बताएंगे कि इनके एक हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। चलिए हम पहले वाले सवाल को करते हैं। पहले वाले सवाल में अगर हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना है, 2, b1 बराबर कितना है, 3, c1 बराबर क्या है, -10। ध्यान रखिएगा, इसको हम इधर लाके लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। ये हमारा मेन समीकरण हुआ। उसी तरह इसका मेन समीकरण कितना हो जाएगा, 4x प्लस
5y माइनस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा मेन समीकरण। ठीक है, अब हम a1 एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन a2 एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू से हम अब तुलना कर लेंगे। a1 बराबर कितना हो गया 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -10, c1 बराबर -10। अब a2 बराबर 4, b2 बराबर 5, c2 बराबर -20। अब हम देखते हैं कि a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2 है कि नहीं। देखिए a1 बटे a2 निकालिए, क्या निकलेगा a1 बटे a2 2/4 बराबर 1/2, क्या निकल गया 1/2। अब b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2 क्या है 3/5, 3/5। अब हम देख रहे हैं क्या कि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए ऐसे लिख लीजिए पहले से 1/2 और 3/5 ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में एक हल होगा, क्या अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा भैया, अद्वितीय हल होगा। देखिए ये वाली कंडीशन आ गई। इस समीकरण को हमने हल किया, इस समीकरण को मैं इस तरह से इसमें कन्वर्ट किया, मतलब कि a को हम इधर लेकर आए, जो c था अचर पद थे इसको इधर लेकर आए, ठीक इधर से भी लेकर आए। तो हमारा अब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को हम निकाल लेंगे। यहाँ हमने निकाल लिया a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को। फिर हमने a1 बटे a2 अनुपात निकाल लिया a1 बटे a2, तो 2/4 बराबर 1/2, b1 बटे b2 3/5। देखो b1 3 था, b2 5 था, 3/5। अब हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर नहीं है 3/5 के, तो मतलब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो हम कहेंगे क्या है इसके अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल निकलेगा। x और इसको जब हम हल करेंगे तो x और y के कितने मान निकलेंगे, एक मान निकलेंगे। ठीक है, आइए अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। इसमें देखिए इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 10 और -11 बराबर 0। ये हो गया हमारा मुख्य। इसका क्या होगा 4x प्लस 10y माइनस 22 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम तुलना करेंगे, क्या a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर इसमें क्या है 2, b1 बराबर कितना भैया, b1 बराबर है 5, c1 बराबर कितना है, c1 बराबर है -11, a2 बराबर कितना है, a2 बराबर है 4, b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है 10, c2 बराबर कितना है -22। अब हम देखते हैं, निकालते हैं। अब हम यहाँ निकालते हैं क्या, अब हम निकालेंगे a1 बटे a2। a1 का मान कितना है 2, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। अब b1 बटे b2 निकालिए 5/10 कितना हो जाएगा 1/2। अब c1 बटे c2 निकालिए, c1 बटे c2 कितना -11 बटे -22 मतलब 1/2। इसका क्या मतलब 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 के, मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। इसका मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी ये वाली कंडीशन होती है अनंत हल की। इसका मतलब कि इस समीकरण के कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे, मतलब x और y के कितने मान निकलेंगे, इनफाइनाइट, बहुत सोल्यूशन निकलेंगे, बहुत मान निकलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पे, अपने तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरे एग्जाम्पल को भी हम कन्वर्ट करते हैं अपने इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसको करेंगे 6x प्लस 8y माइनस प्लस हो जाएगा +5 बराबर 0। ये हमारा मीन सॉल्व हुआ। अब हम a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर कितना आ जाएगा 4, c1 बराबर कितना आ जाएगा -12, a2 बराबर कितना आ जाएगा भैया 6, b2 बराबर कितना आ जाएगा 8 और c2 बराबर कितना आ जाएगा 5। अब निकालिए a1 बटे a2, a1 बटे 3/6 मतलब 1/2, b1 बटे b2 निकालिए 4/8 बराबर 1/2, c1 बटे c2 निकालिए -12/5।
अब हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है -12/5 के। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका ये मतलब है क्या है भैया? इसका ये मतलब है कि इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो x और y का कोई मान हमें नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन मिली। ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता है। मतलब x और y को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस समीकरण में x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को जान लेने के बाद, इस पर क्वेश्चन कर लेने के बाद, अब हम एनसीईआरटी और अपनी विद्या प्रकाशन बुक के सवालों को देखते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल है पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग ग्राफी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। गुणांक के आधार पर किसी समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों के जो प्रकार, हल के जो प्रकार है, मतलब कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनंत हल को, इस पर बेस्ड सवाल को देखने से पहले हम समीकरण को हल करने की विधियों को देखेंगे, क्योंकि हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। 3.1 एक ही बार सॉल्व करेंगे, फिर 3.2 एक बार सॉल्व करेंगे, फिर 3.3 इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो 3.1 के लिए जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने गुणांक के आधार पर समीकरण के कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है, को हमने देखा। अब हम आते हैं समीकरण के हल करने की विधियां, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। समीकरण को हल करने की विधियां, समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो रैखिक समीकरण को हल करने की वैसे तो कई सारी विधियां हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो 3 विधियां हैं उसमें। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि। किसी भी दो रैखिक समीकरण को हल करने की क्लास 10th में जो सिलेबस में है वो ये 3 विधियां हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम लोग पहली विधि ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफीय विधि देखते हैं ये ग्राफीय विधि होती क्या है। देखिए, कोई भी रैखिक समीकरण कार्तीय तल पे, कार्तीय तल का मतलब होता है जहां एक्स वाई प्लेन होती, जहां एक्स वाई रेखाएं होती है, एक ऐसा प्लेन जहां पर एक्स वाई रेखाएं होती है, एक्स अक्ष वाई अक्ष होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। ग्राफीय विधि में हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा को दिखाते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि रैखिक समीकरण एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा को दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों समीकरण दो अलग अलग सीधी रेखाओं को दिखाएगा। तो इन दोनों समीकरण से जो बनने वाली रेखाएं होंगी उनकी कुछ स्थितियां होंगी। जैसे इन समीकरण के हल की जो 3 संभावनाएं हैं, कोई हल नहीं, एक हल और अनंत हल, कोई हल नहीं, एक हल और अनंत हल की जो इन दो समीकरण को हल करने पर जो हल की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जो हमने अभी गुणांक के आधार पर देखा था, उन्हीं चीज को अब हम रेखाओं के द्वारा देखेंगे। रेखा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किन किन स्थितियों में हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के साथ किन स्थितियों में हैं, उन स्थिति के आधार पर हम बता देंगे कि
ये रेखाएं मतलब हम ये बता देंगे कि ये जो समीकरण है वो एक हल देगा कि अनंत हल देगा कि कोई हल नहीं देगा। क्या मतलब, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण अगर दो चर वाला है तो वो एक सीधी रेखा को दिखाता है। ठीक, तो इस समीकरण से एक रेखा बनेगी, इस समीकरण से भी एक रेखा बनेगी, मतलब दो रेखाएं बनेगी। दो समीकरण है तो दो रेखाएं बनेंगी। ये दो रेखाएं तीन स्थितियों में होंगी। कौन कौन सी स्थिति होगी? पहली, ये दोनों समांतर रेखाएं को दिखाएं। ये दोनों समीकरण जिस रेखा को दिखाएं वो दोनों कैसे हो जाएं? समांतर हो जाएं। कैसी हो जाएं? समांतर हो जाएं। पहली स्थिति क्या हो जाएगी? रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, मतलब इस तरह से रेखा L, रेखा 2, रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। दूसरी स्थिति कैसी होगी? ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति हो जाए रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें, रेखाएं एक बिंदु पर काटें, एक बिंदु पर काटें, प्रतिच्छेद करें। रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। कैसे? इस तरह देख लीजिए, L1 L2 एक बिंदु P है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? रेखाएं एक दूसरे पर ही हो जाएं, मतलब समपाती हो जाएं, रेखाएं समपाती हो जाएं। मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए। ये L1 है, इसी के ऊपर हमारी दूसरी रेखा भी आ जाए, दूसरी रेखा भी इसी पे आ जाए। ध्यान से देखिएगा, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण या कोई भी रैखिक समीकरण अगर है तो वो एक सीधी रेखा को दिखाता है। किसको दिखाएगा? सीधी रेखा को। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है, इसका मतलब कि दो सीधी रेखाएं ये दिखाएगा। इन दोनों समीकरण से बनने वाली जो रेखाएं हैं वो तीन स्थितियों में होंगी, और वही तीन स्थिति ये बताएगी, रेखाओं की वही तीन स्थिति को हम देखकर ये बता पाएंगे कि यह समीकरण कोई हल नहीं देगा, एक हल देगा या अनंत हल देगा। क्या मैंने कहा? रेखाओं की स्थितियों, रेखाओं की पोजीशन, रेखाओं की दिशाओं को देखकर हम ये बताएंगे कि समीकरण का कोई हल है या कोई हल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि रेखाओं को देखकर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि इसका अनंत हल है, एक हल है या कोई हल नहीं है। देखिए, जब रेखाएं समांतर हों, जब दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर हों, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा भैया? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। जब दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर हो, ऐसी स्थिति में उन समीकरण को हल करने के बाद हमें x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि अगर हम गुणांकों के रूप में बात करें तो किस रूप में हमें मिलेगा? इन रेखाओं की स्थिति क्या दिखाएगी? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, ये बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। ये स्थिति क्या बताता था कि रेखाएं एक दूसरे मतलब समीकरण को हल करने पर यह बता रहा था कि समीकरण को हल करने पर एक्स वाई का कोई मान नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब रेखाओं को देखकर हम बताएंगे कि कोई हल है कि नहीं। कैसे? जब दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर। अगर रेखाएं समांतर है तो हम कह देंगे कि कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी स्थिति। जब रेखाएं एक बिंदु पर कट करें या प्रतिच्छेद करें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सी कंडीशन बनती है? एक हल, अद्वितीय हल निकलता है। क्या निकलता है भैया? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या निकलता है? अद्वितीय हल। और इसका हम गुणांक के रूप में कैसे देखते थे भैया? a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। यह भी स्थिति बताता था अद्वितीय हल, यह भी बताता था अद्वितीय हल, और ग्राफ के द्वारा भी हम
जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम कहेंगे कि एक हल निकलेगा, मतलब एक्स और वाई के सिर्फ एक एक मान आएंगे। तीसरी स्थिति संपाती वाली, मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही हो। दोनों रेखाएं कैसी हो? एक दूसरे पर ही हो, ओवरलैप कर जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलता है? अनेक हल, अनंत हल मिलता है, अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, गुणांक के रूप में हम कैसे देखते थे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ध्यान दीजिएगा, ये चीज खूब अच्छे से समझिएगा। रेखाओं की स्थिति, रेखाओं की पोजीशन को देखकर हम कैसे बताएंगे कि इस समीकरण का कोई हल निकलेगा या नहीं। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, चाहे एक बिंदु पर चाहे अनेक बिंदु पर, तब उसका हल निकलेगा। एक बिंदु पे काटेंगे तो एक हल, अगर एक दूसरे के ऊपर होंगी तो अनंत हल। और अगर दोनों रेखाएं समांतर है, कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, समांतर जा रही हैं, तब वे रेखाएं जिन समीकरण को दिखाएंगी उसको हल करने पर हमें एक्स और वाई का कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इस चीज को जान लेने के बाद अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, जब दो रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर दो रेखाएं किसी काटती तल पर, अगर दो रेखाएं किसी काटती तल पर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मान लीजिए बिंदु P है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कट करती हैं, तो उनका जो कटान बिंदु होता है वही उन रेखाओं का, वही उस समीकरण का क्या होता है? हल होता है। मतलब कि वही बिंदु एक्स और वाई का मान होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम बिंदु दिखाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एक्स का मान रखते हैं, फिर वाई का मान रखते हैं। इसका मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा सबसे पहले एक्स को दिखाएगा, उसके बाद वाला वाई को। तो जब हम समीकरण को हल करेंगे तो एक्स का मान वही आएगा जो इस बिंदु पे एक्स का मान है, और y का मान वही आएगा जो इस बिंदु पर y का मान है। मान लेते हैं यहां पर इस बिंदु का निर्देशांक 1 2 3 4 3, ठीक है। यहां मान लेते हैं ये बिंदु 1 और 3 को दिखा रहा है। मान लेते हैं इस बिंदु P का निर्देशांक 1 और 3 है, तो इस समीकरण को, या जो भी इन रेखाओं का जो भी समीकरण होगा उसको हल करने पर x का मान कितना मिलेगा? 1, और y का मान कितना मिलेगा? 3। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। दो रैखिक समीकरण है तो वो दो रेखाओं को दिखाएगा। ठीक, मान लीजिए रेखा n L1 लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, रेखा 1 है, रेखा 2। मान लीजिए ये इस समीकरण को दिखा रहा है, क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 को दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है? a2x प्लस b2y प्लस c2 को दिखा रहा है। तो इन समीकरण की द्वारा बनने वाली जो रेखाएं हैं, अगर वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु पर जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो x निर्देशांक होगा, वो उस समीकरण को हल करने पर x का मान दिखाएगा, और जो y निर्देशांक होगा वो उस समीकरण को हल करने पर y के मान को दिखाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि ये दोनों रेखाएं हैं इस समीकरण के लिए, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही हैं, तो इस P बिंदु का निर्देशांक जो x y है, निर्देशांक 1 और 3 है, तो इस समीकरण को हल करने पर, या ये रेखाएं जिन समीकरण की हैं उन समीकरण को हल करने पर x का मान 1 आएगा, y का मान 3 आएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम रेखाएं खींचना सीखते हैं, और देखते हैं कि वे रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, ओवरलैप करती है, एक दूसरे पर होती है, या समांतर होती हैं। और यदि वे रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो हम उस बिंदु का निर्देशांक भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल।
तो आइए इस उदाहरण की सहायता से हम लोग ग्राफी विधि के द्वारा समीकरण को हल करने की विधियों को देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, ग्राफ की सहायता से जांचिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए, यदि संगत है तो ग्राफ के द्वारा हल भी करना है। सबसे पहले हम संगत और असंगत को समझते हैं। संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। संगत और असंगत। संगत का मतलब होता है कि समीकरण का कोई न कोई हल निकलेगा। संगत का क्या मतलब होगा कि समीकरण का हल निकलेगा। असंगत का मतलब होता है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बस दोनों का यही मतलब है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमें ग्राफ की सहायता से बताना है कि इन दोनों का कोई हल निकलेगा कि नहीं, मतलब कि हमें ग्राफ खींचेंगे, लाइन खींचेंगे और लाइन की जो 3 पोजीशन होगी उसके द्वारा हम ये बताएंगे कि इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं, ये समीकरण संगत है कि नहीं, मतलब कि इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं। ठीक है, ग्राफ लाइन के द्वारा, उस रेखा के द्वारा हम बताएंगे। और यदि उस रेखा के द्वारा हमें यह पता चल जाए कि ये इसका हल निकलेगा, तब हम उसी ग्राफ विधि के द्वारा ही हम उसका हल भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। संगत और असंगत का मतलब निकल समझ गए। संगत का मतलब होता है कि एक्स और वाई का कोई न कोई मान निकलेगा, और असंगत का मतलब होता है कि एक्स और वाई का कोई मान नहीं निकलेगा। मतलब कि यहां रेखाएं संपाती, यहां रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी या संपाती होंगी। ठीक है, यहां दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर हो जाएंगी। ऐसी स्थिति अगर आती है, इन दोनों की स्थिति में इसका हल निकलेगा, ये संगत हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में ये कैसी हो जाएगी, असंगत। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे संगत और असंगत का मतलब। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल को। ग्राफ की सहायता से हमें जांच करना है। इसका मतलब कि इन रेखाओं से, इस समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। मतलब ये रैखिक समीकरण है तो हमें कार्तीय तल पर इन रेखाओं को खींचना है। देखिए समीकरण 1 के लिए पहले बनाते हैं। पहले हम हल समीकरण 1, एक क्या है, x + 3y = 6। ये क्या है, समीकरण 1। इसमें हम क्या करेंगे, y बराबर, देखिए थोड़ा सा हल कर लेते। 3y बराबर कितना होगा, 6 - x। तो y बराबर कितना होगा, 6 - x बट्टे 3। ये हमें मिल गया। अब हम इस तरह से बना लेंगे, यहां x लिखेंगे, यहां y। हमें बिंदु निकालना है। बिंदु का मतलब कि एक बार x का मान निकालना और एक बार y का मान। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम यहां x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो y की भी हमें कोई वैल्यू चाहिए, और जो मान रखेंगे वो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं रख सकते हैं, वास्तविक संख्या रखेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, आप पहले चैप्टर की वीडियो में देख लीजिएगा। यहां से हम वास्तविक संख्याएं रखेंगे। x का मान सबसे पहले हम 0 रखते हैं। x का क्या मान रखते हैं, 0। x का मान 0 रखोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x = 0 रखने पर क्या रखेंगे, x = 0 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - x का मान 0 हो गया, यहां 3 हो गया, तो 6/3 बराबर कितना हो गया, 2। x का मान कितना निकल गया, 2। x = 0 रखने पर y का मान कितना निकल गया, 2। अब हम y = 0 रख दीजिए जरा। y = 0 रखेंगे या कुछ ऐसा मान रख लीजिए। y = 0 रखिए। देखिए चलिए y = 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, 0 = 6 - x बटे 3। 3 को इधर ले जाए, 3 भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 - x। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 6। x बराबर क्या निकल जाएगा, 6। x को हम किधर लेते जाएंगे, इधर, ये माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस। x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। रखने का तरीका यही है। कभी कभी हम x का मान 0 रखेंगे तो y का कुछ मान निकल जाएगा, और कभी y का 0 रखेंगे तो x का कोई मान निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी x का मान 0 रखने पर या y का मान 0 रखने पर कोई दशमलव वाली संख्या मिल जाएगी। तो वैसी कंडीशन में हम 0 रखना अवॉइड करेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तब हम उस समय भी बताएंगे कि x और y का मान वो चीज रखना चाहिए जिससे हमें दशमलव में ना मिले। कोई
इंटीजर मिले, कोई इंटीजर मिले, पूरी पूरी संख्या मिले, तब हम ग्राफ बनाने में आसान रहती है। तो यहाँ पर x का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर कोई हमें इंटीजर ही मिल रहा था, कोई पूर्ण संख्या ही मिल रही थी, कोई पूर्णांक मिल रहा था। ठीक है, अब ये हमें दो बिंदु मिल गए। बिंदु कौन कौन से मिले भैया? हम यहाँ बिंदु लिख लेंगे। बिंदु कौन से होंगे? बिंदु कौन कौन से मिल गए? x का मान 0 है, पहला बिंदु है। पहला बिंदु क्या हो गया? 0। x का मान 0 रखे तो y का मान क्या मिल गया? 3। दूसरा बिंदु क्या है भैया? दूसरा बिंदु है x का मान 6 है तो y का मान क्या मिल गया? 0। ये दो बिंदु मिल गए। अब इसे हम ग्राफ की सहायता से प्लॉट करते हैं इसको। चलिए दूसरे समीकरण से भी पहले बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या? समीकरण 2 2x माइनस 3y बराबर 12। यहां से निकालिए। माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स, माइनस 2x। y बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2x बट्टे माइनस 3, माइनस को ऊपर भेज दीजिए। y बराबर कितना हो जाएगा? अब ये प्लस हो जाएगा, 2x ये माइनस है, ऊपर जाकर जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा 2x, ये माइनस 12 हो जाएगा, बड़े कितना हो जाएगा? 3। अब क्या करिए? अब x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना मिलेगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। 0 माइनस 12 बट्टे 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 12 बट्टे 3, मतलब कि कितना हो जाएगा? माइनस 4। ठीक, एक बिंदु मिल गया। x का मान आपने 0 रखा तो y का मान क्या मिल गया? 0। अब आप y बराबर 0 रख दीजिए। y बराबर क्या रख दें? 0। y बराबर जब आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 0 बराबर 2x माइनस 12 बट्टे 3, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या मिलेगा? 2x माइनस 12 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ जाकर 0 हो जाएगा। ये 2x माइनस 12 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। अब तो 2x बराबर 12 को इधर लाइए, कितना मिल जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे 2 कट जाए, कितना हो जाएगा? 6। तो बिंदु क्या मिले हमें बिंदु क्या मिले भैया? ध्यान रखिएगा, बिंदु क्या क्या मिले? एक बिंदु मिला x का मान 0, तो y का मान कितना मिला था हमें? -4। और x का मान 6 मिला था जब y का मान 0 रखा था, 6 और 0 मिल गया। ठीक है, 6 और 0, अरे वही मिल गया क्या? जब देखे तो 2 नहीं, कुछ तो गलत मिला, उल्टा मिलना चाहिए था, माइनस मिला था ना। ठीक है, x का मान ये। ठीक, अब आइए, अब हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? ग्राफ। इस तरह से बना लीजिएगा इसको, ये x और ये y। एक बार x का मान 0 रखा था यहाँ पर, तो y का मान क्या मिला था? -4। और y का मान 0 रखा था तो x का मान क्या मिला था? 6। आइए ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा संभल के बनाएंगे। एक समान दूरी पर हम कट लगाएंगे, 1 2 3 4, थोड़ा सा और दूरी लेते हैं, क्या दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये x एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। देखिए पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के बिंदु क्या क्या मिले हैं? 0 2 और 6 2, मतलब 0 2। एक्स का मान 0 था, देखिए यहाँ पर 0 0 था, तो वाई का मान हमें क्या मिला था? 2 मिला था। ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 2, इस यहाँ पर। दूसरा बिंदु है 6 0, मतलब 6 जाएगा इधर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाएगा, और 0 y, 6 और 0, y का मान 0, मतलब y पे कहीं नहीं जाना है। एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ। अब यहाँ हम इसको मिला देंगे, ध्यान से मिलाइएगा, हमें थोड़ा सा चीजों को बड़ा सीधे से मिलाना पड़ेगा, एकदम ऐसे मिलाइए, सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे समीकरण के लिए। समीकरण 2 से, इस समीकरण से जो रेखा बनेगी उसके बिंदु क्या क्या है? 0 -4, मतलब x 0 है तो y -4 है। 1 2 3 4, 0 -4, 0 -4। दूसरा बिंदु क्या है? 6 और 0, x का मान कितना है? 6 0, मतलब यहीं पर है दूसरा बिंदु, यहीं पर। तो ये रेखा ऐसे जाएगी,
यहीं पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। ये कौन सी रेखा थी? ये पहली रेखा थी, कौन सी है? x प्लस 3y बराबर 6। ये इस रेखा का ग्राफ है। ये जो लाइन है ये इस रेखा, इस समीकरण के लिए। ये रेखा किस समीकरण का है? 2x माइनस 3y बराबर 12। अब ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो रेखाओं की स्थिति, पोजीशन को देखकर हम बताएंगे कि संगत है या असंगत। पहला जो सवाल था कि रेखाओं ग्राफ की सहायता से जांचिए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। संगत का मतलब मैंने बताया था कि उसका हल होगा, समीकरण को हल करने पर x और y का मान निकलेगा। असंगत का मतलब होता है समीकरण को हल करने पर कोई मान नहीं निकलेगा। तो संगत के लिए मैंने बताया था रेखाओं को या तो एक दूसरे पर कट करें, एक दूसरे को कट करें, या एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं। अगर रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं एक बिंदु पर तो वो संगत होंगी, मतलब x और y का मान निकलेगा। तो यहां देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रही हैं, ठीक। ऐसी स्थिति में रेखाओं द्वारा x और y का मान निकलेगा, मतलब कि ये जो समीकरण है वो संगत है। समीकरण कैसे हैं? संगत है। पहला जवाब मिल गया। ग्राफ की सहायता से हमने बता दिया, हमने इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचा तो दोनों एक बिंदु 6,0 पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करेंगे तो इसका मतलब कि संगत हो जाएगा, मतलब x और y का मान निकलेगा। पहला समीकरण होगा। फिर अगर संगत है, मैं सवाल दे रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मतलब ग्राफ द्वारा हल करने का क्या मतलब होता है? हल करने के बारे में मैंने बताया था। हल करने का मतलब x और y का मान निकाला, मतलब इस समीकरण के x और y का मान निकालना है। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। तो मैंने बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो जिस बिंदु पर कट करती हैं उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, उसका जो x निर्देशांक होता है वो x को दिखाता है, समीकरण के x को दिखाता है, और जो y निर्देशांक होता है वो समीकरण के y को दिखाता है। ठीक है, तो आइए देखें। ये बिंदु मान लेते हैं P है और इस पर जो निर्देशांक हमें मिला है 6,0, x और y। x का मान हमें 6 मिला है, x का मान क्या मिला है? 6। y का मान क्या मिला? 0। यही उन समीकरण का हल भी है। इस समीकरण को हल करेंगे तो एक अद्वितीय हल मिलेगा। रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे, अद्वितीय हल मिलेगा, मतलब x और y का सिर्फ एक मान निकलेगा। और वो मान कौन होगा? x का मान 6 आएगा और y का मान 0 आएगा। इस समीकरण को आप हल करके देख लीजिएगा, x का मान 6 ही आएगा और y का मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा ग्राफी विधि के द्वारा समीकरण को ये बताना कि संगत है कि असंगत, और उसके द्वारा ग्राफी विधि के द्वारा ही हम समीकरण को हल करने की विधियों को देखा। अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद हम लोग 3.1 एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो अगली वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज को पूरे तरीके से हल करेंगे, फिर आगे की और विधियों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।